अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम हिसाब का 8वां बाब मिक़दारों का मवाज़ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मिक़दारों के मवाज़ने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि निस्बत है, तनासुब, अकाई तरीका और फ़ीसद, इन तमाम नुकात पर इन तमाम तरीक़ों पर हमने रोशनी डाली हुई है पहले वीडियो में। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ जाकर के आप पहला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस सबक के दूसरे पार्ट में हम निस्बत से फ़ीसद की शक्ल में नफ़ा और नुकसान और इसी तरह से सूद से मुतालिक मालूमात को हासिल करेंगे। चलिए आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। तो आज के सबक का जो पहला उन्वान है निस्बत से फ़ीसद, रेशोज़ इन परसेंट्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पर निस्बत की शक्ल में हिस्से दिए जाते हैं, उनको फ़ीसद में बदलने की ज़रूरत होती है। तो चलिए निस्बत से फ़ीसद को किस तरह से बदला जाता है मिसालों के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहली जो मिसाल है, रीना की माँ ने कहा कि इडली बनाने के लिए तुमको 2 हिस्से चावल और 1 हिस्सा उड़द की दाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इडली बनाने के लिए चावल 2 हिस्से हैं और उड़द की दाल 1 हिस्सा। इस मुरक्कब का कितना फ़ीसद हिस्सा चावल होगा और कितना फ़ीसद उड़द की दाल होगा। तो यहाँ पर हिस्से निस्बत की शक्ल में दिए गए हैं और उनका हमें फ़ीसद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम चावल और उड़द दाल के हिस्सों को निस्बत की सूरत में लिखेंगे। चावल और उड़द की दाल की जो निस्बत है, हिस्से यहाँ पर चावल 2 हिस्से हैं और तो उड़द की दाल 1 हिस्सा। तो यहाँ पर चावल और उड़द के दाल की जो निस्बत है 2:1। अब यहाँ पर चावल 2 हिस्से हैं और उड़द की दाल 1 हिस्सा है, तो चावल कितने फ़ीसद होंगे, चावल का फ़ीसद क्या होगा और उड़द का दाल का फ़ीसद क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, निस्बत के जो अरकान हैं उनको जमा करेंगे। निस्बत के अरकान की जमा करेंगे। यहाँ पर जो निस्बत के अरकान हैं 2:1 है, तो 2 जमा 1 3। तो अब यहाँ पर हम चावल का फ़ीसद मालूम करेंगे। चावल का फ़ीसद, तो यहाँ पर चावल कुल कितने हिस्से हैं, यहाँ पर 3 हिस्से हैं और उसमें 2 हिस्से क्या हैं, चावल हैं। तो इसके लिए हमें एक कसर हासिल हो गई। तो चावल 3 में के 2 हिस्से हैं, उसका हमें फ़ीसद मालूम करना है, यानी इसको 100% से ज़रब करना है। तो ये कितना होगा, 100 ज़रब 2 200/3%। अगर हम 200 को 3 से तकसीम करते हैं तो 3 6 18, 2 बचेंगे, सिफर उतार लेंगे, 3 6 18, 2 बचते हैं। तो इस तरह से कितना हो गया, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। चावल का फ़ीसद यहाँ पर 66 सही 2/3 है। इसी तरह से अगर हम उड़द की दाल का फ़ीसद लेंगे, उड़द की दाल का फ़ीसद लेंगे, तो उड़द की दाल क्या है, कुल 3 हिस्से हैं, उसमें का 1 हिस्सा उड़द की दाल है। तो इसको हम इसका फ़ीसद मालूम करना है, तो इसको 100% से ज़रब करना है। तो ये कितना होगा, 101 100/3% होगा। अगर हम 100 को 3 से तकसीम करते हैं तो ये 3 3 9, 1 बचेगा, सिफर उतार लेंगे, 3 3 9 1 बचेगा, तो 33 सही 1/3%। 35 सही 1/3%, ये उड़द की दाल का फ़ीसद है। तो इस तरह से जो हिस्से निस्बत की शक्ल में दिए जाते हैं उनका हम फ़ीसद मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो अगला उन्वान है, फीसद की शक्ल में बढ़ना या घटना। तो कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कि हम किसी शक्ल के बढ़ने या घटने को हम फीसद की शक्ल में जाहिर करने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर किसी सूबे की जो आबादी है 5,50,000 से बढ़ कर के 6,05,000 हो गई। तो 5,50,000 से 6,05,000 आबादी यहाँ पर बढ़ी है। तो इस बढ़ोतरी को हम इस तरह से बताने की बजाय अगर हम कहेंगे कि आबादी में 10% का इजाफा होगा तो ये बेहतर तरीका होगा। 5,05,000 से 6,05,000 आबादी बढ़ रही है, इस तरह से बताने की बजाय अगर हम इस बढ़ोतरी को हम बताएंगे कि 10% आबादी में बढ़ोतरी हुई है तो ये बेहतर तरीका होगा। तो इस तरह से यहाँ पर किसी चीज की बढ़ोतरी या फिर किसी चीज के घटाव को हम फीसद में किस तरह से जाहिर कर सकते हैं, चलिए मिसालों के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहली जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, एक स्कूल की टीम ने इस साल 6 मैच जीते और पिछले साल इसने 4 जीते थे, कितने फीसद इजाफा हुआ। तो यहाँ पर ये जो मिसाल है इसमें इस साल 6 मैच जीते हैं और पिछले साल 4 मैच जीते थे। तो यहाँ पर पिछले साल से इस साल ज्यादा मैच जीते हैं तो कितने फीसद इजाफा हुआ, यानी जो बढ़ोतरी है, जो इजाफा हुआ है उसको फीसद में हमें जाहिर करना है। तो यहाँ पर दो मिकदारें हमें लेना है, एक इब्तिदाई मिकदार और जो दूसरी होती है इसमें बदलाव मिकदार। तो इब्तिदाई जो मिकदार है यहाँ पर, यानी इब्तिदाई मिकदार क्या है, जीत की तादाद है। यहाँ पर इब्तिदाई मिकदार क्या है, जीत की तादाद। तो यहाँ पर जो पिछले साल इब्तिदाई मिकदार में हम क्या लेंगे, जो पिछले साल मैच जीते थे वो 4। तो बदलाव मिकदार में हम क्या लेंगे, बढ़ोतरी को लेंगे, यानी कितना यहाँ पर इजाफा हुआ, ये बदलाव मिकदार यानी बढ़ोतरी। तो इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे कि इस साल स्कूल की टीम ने जो मैच जीते हैं वो 6, पिछले साल 4। तो यहाँ पर 6 में से 4 को तफरीक करेंगे तो 2 आएगा, यानी जो बदलाव मिकदार है वो कितनी है, 2 है। तो अब हमें फीसद बढ़ोतरी मालूम करना है। फीसद बढ़ोतरी हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए जो हम एक ज़ाबिता यहाँ पर अगर तश्कील करेंगे तो इब्तिदाई मिकदार, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, इब्तिदाई मिकदार और ऊपर क्या आएगा, बदलाव मिकदार। बदलाव मिकदार ज़रब 100। तो यहाँ पर बदलाव ज़ाबिते को अगर हम इस तरह से कहेंगे कि बदलाव मिकदार बटे इब्तिदाई मिकदार ज़रब 100, तो बदलाव मिकदार यानी 2 है, यानी कितने यहाँ पर जो इजाफा हुआ है, जीत की तादाद में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी कितनी हुई है, 2 मैचों की बढ़ोतरी हुई है। इब्तिदाई मिकदार यहाँ पर 4 थी तो उसका हमें फीसद मालूम करना है, यानी ज़रब 100। तो ये 4 1 4 4 25 100, तो ये कितना होगा, 25 2 50%, यानी फीसद बढ़ोतरी जो हुई है वो कितनी है, 50%। तो इस तरह से हम किसी खास मिकदार की बढ़ोतरी को फीसद में जाहिर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा जो दूसरा सवाल है, तो किसी मुल्क में अनपढ़ लोगों की तादाद 10 सालों में 150 लाख से घटकर यहाँ पर 100 लाख रह गई है, घटने का फीसद क्या है। तो यहाँ पर मिकदार घट रही है और इस घटने को हम फीसद में जाहिर करना है। तो इस घटाव को फीसद में किस तरह से जाहिर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम इब्तिदाई
मिकदार लिखेंगे, उसके बाद बदलाव मिकदार, बदलाव मिकदार। तो इब्तिदाई मिकदार यहाँ पर कितनी थी? 150 लाख। कितनी है? 150 लाख है। इसी तरह से तो बदलाव जो मिकदार है यहाँ पर हम क्या करेंगे? 150 लाख यानी इब्तिदाई मिकदार में से यहाँ पर 100 जो घटाव के बाद मिकदार है, 100 को तफरीक करेंगे तो यहाँ पर बदलाव मिकदार कितनी है? 50 लाख। यानी कितना घटा हुआ है, कितने लाख यहाँ पर मिकदार घटी है, तो कितने है? 50 लाख। तो अब इसका हम क्या करेंगे? फीसद मालूम करेंगे, घटने का फीसद। तो यहाँ पर जो घटने का फीसद है, बदलाव मिकदार बटे इब्तिदाई मिकदार ज़रब 100। तो ये ज़ाबिता हम इस्तेमाल करेंगे। तो इब्तिदाई मिकदार यहाँ पर कितनी थी? 150 लाख और बदलाव मिकदार कितनी है? 50 लाख ज़रब 100। तो अब इसको हम कट करेंगे तो ये एक सिफर, ऊपर का एक सिफर, नीचे का एक सिफर कट होगा। 5 3 15, 5 2 10। अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो कितना होगा? ये 50 2 100 बटा 3। 100 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो 3 3 9 1 बचेंगे, सिफर उतार लेंगे तो 3 3 9 1 बचेगा, यानी 33 सही 1 बटा 3 फीसद। तो यहाँ पर घटने का जो फीसद है 33 सही 1 बटा 3। तो इस तरह से हम जो मिकदारों के घटने को इस तरह से हम फीसद में जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, खरीदो फरोख्त या चीज से मुताल्लिका कीमतें। तो अब यहाँ पर कीमत खरीद, कीमत फरोख्त क्या होती है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे। एक दुकानदार एक चीज को 100 रुपये में खरीदता है और उसको 120 रुपयों में बेचता है। तो दुकानदार चीज को जिस कीमत पर खरीदता है उसको कीमत खरीद कहते हैं। कीमत खरीद, उसको अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसका जो मुखफ़िफ है इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? सीपी। सीपी यानी कीमत खरीद, यानी जिस कीमत पर दुकानदार किसी शय को खरीदता है वो कीमत खरीद कहलाती है। कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस, और इसका जो मुखफ़िफ है इसको हम सीपी कहेंगे। तो कीमत खरीद के लिए जो मुखफ़िफ हम इस्तेमाल करेंगे वो सीपी। तो इसी तरह से जिस कीमत पर दुकानदार किसी चीज को बेचता है, फरोख्त करता है, उसको कीमत फरोख्त कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कीमत फरोख्त कहा जाता है। और ये जो कीमत फरोख्त है इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस इसको कहा जाता है। और इसका जो हम शॉर्ट फॉर्म या मुखफ़िफ इस्तेमाल करेंगे वो एसपी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखिए कि सीपी यानी कीमत खरीद और एसपी यानी कीमत फरोख्त। तो अब यहाँ पर इस मिसाल में कि दुकानदार शय को यहाँ पर 100 रुपये में खरीद रहा है और 120 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर दोनों कीमतों में कौन सी कीमत बड़ी है? 120 रुपये ये कीमत यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर ये 120 क्या है? यहाँ पर एसपी है, सेलिंग प्राइस है। और ये सीपी यहाँ पर ये 100 क्या है? कीमत खरीद है। तो इस सूरत में यहाँ पर क्या है? कीमत फरोख्त कीमत खरीद से यहाँ पर बड़ी है। तो इस सूरत में दुकानदार को क्या होगा? नफा होगा। क्या होगा? नफा होगा, प्रॉफिट। तो इस सूरत में दुकानदार को नफा होगा। तो नफा होने के लिए यहाँ पर कौन सी कीमत बड़ी होना चाहिए?
कीमत खरीद से कीमत फरोख्त अगर बड़ी है तो नफा होगा। तो इसके बरक्स अगर और एक मिसाल अगर हम लेंगे कि दुकानदार किसी शय को 150 रुपये में खरीद रहा है, यानी उसकी जो सीपी है 150 रुपये है और एसपी यानी कीमत फरोख्त अगर वो 120 रुपये है, तो इस सूरत में यहाँ पर कौन सी कीमत है? कीमत फरोख्त कम है और कीमत खरीद ज्यादा है। तो कीमत खरीद अगर कीमत फरोख्त से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस सूरत में क्या होगा? दुकानदार को नुकसान होगा, लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से ज्यादा है। तो अगर हम नफ़ा मालूम करने का ज़ाबिता देखेंगे तो नफ़ा किस तरह से मालूम करेंगे हम? तो यहाँ पर कौन सी कीमत बड़ी है? कीमत फ़रोख्त बड़ी है, तो कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद अगर हम निकालेंगे, तफरीक करेंगे, तो हमें नफ़ा मालूम होगा। तो नफ़ा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है? एसपी नफ़ी सीपी कीमत फ़रोख्त नफ़ी कीमत ख़रीद। इसी तरह से अगर हम नुकसान मालूम करने का ज़ाबिता लिखेंगे तो यहाँ पर कौन सी कीमत बड़ी है? कीमत खरीद बड़ी है, तो ये सीपी नफी एसपी होगा। तो कीमत खरीद में से हम कीमत फरोख्त को तफरीक करेंगे तो हमें नुकसान मालूम होगा। ठीक है, तो अब आगे हम जो नफ़ा और नुकसान को फीसद की शक्ल में किस तरह से मालूम करना है, आगे हम देखेंगे। तो अगला जो उन्वान है फीसद की शक्ल में नफ़ा, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज। तो फीसद की शक्ल में नफ़ा को किस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं? चलिए मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। तो जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपयों में खरीदी और इसको 400 रुपयों में बेच दिया, नफ़ा का फीसद बताइए। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नफ़ा मालूम करना है, उसके बाद उसका फीसद हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखेंगे, कुर्सी की जो कीमत खरीद है यानी सीपी, कुर्सी की कीमत खरीद यहाँ पर कितनी है? 375 रुपये और उसकी जो एसपी है कीमत फरोख्त, कुर्सी की कीमत फरोख्त, तो ये एसपी यहाँ पर कितनी है? कुर्सी की कीमत फरोख्त 400 रुपये है, 400 रुपये है। तो यहाँ पर जो कीमत फरोख्त है कीमत खरीद से ज़्यादा है, जाहिर है कि यहाँ पर नफ़ा ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम नफ़ा मालूम करेंगे। तो नफ़ा मालूम करने का जो ज़ाबिता है वो एसपी नफ़ी सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पर जो कीमत फरोख्त है कितने हैं? यहाँ पर 400 रुपये और कीमत खरीद 375 रुपये है। तो यहाँ पर नफ़ा कितना हो रहा है? 25 रुपयों का नफ़ा हो रहा है। नफ़ा मालूम हो गया। अब इसके बाद हम फीसद नफ़ा को मालूम करेंगे। तो फीसद नफ़ा मालूम करने का जो ज़ाबिता है, नफ़ा बटे कीमत खरीद यानी सीपी ज़रब 100। तो इस तरह से फीसद नफ़ा मालूम करने का ज़ाबिता है। तो यहाँ पर नफ़ा कितना है? 25 रुपये है और कीमत खरीद यहाँ पर 375 है ज़रब 100। तो अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे तो ये 25 के पहाड़े से कट होगा, 25 एक 25, यहाँ पर 12 बचेंगे, 25 5 125 और ये 25 4 100।
अब इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये 5 3 15 5 5 25, तो ये कितना हो रहा है 5 4 20/3। तो 20 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो ये 3 6 18, 2 बचेंगे, तो 6 सही 2/3%। तो फीसद नफ़ा यहाँ पर कितना है 6 सही 2/3। इस तरह से हम नफ़ा का फीसद मालूम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें मालूम करना है फीसद की शक्ल में नुकसान, लॉस एज अ परसेंटेज। तो नुकसान को किस तरह से हम फीसद में जाहिर करते हैं, चलिए मिसाल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल दी गई है, एक टी शर्ट 120 रुपए की खरीदी और 100 रुपये की बेची गई। तो टी शर्ट की कीमत ख़रीद यहाँ पर 120 है और कीमत फ़रोख्त 100 है। तो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसको हम फीसद की शक्ल में जाहिर करना है। तो सबसे पहले कीमत ख़रीद, टी शर्ट की सीपी यानी कीमत ख़रीद यहाँ पर कितने हैं 120 रुपये, और इसी तरह से टी शर्ट की जो कीमत फ़रोख्त है 100 रुपये। तो यहाँ पर कीमत ख़रीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा है, ज़ाहिर है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हम नुकसान को मालूम करेंगे। तो नुकसान को मालूम करने के लिए हम सीपी नफ़ी एसपी यानी कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त को तफरीक करेंगे। कीमत ख़रीद यहाँ पर 120 रुपये और कीमत फ़रोख्त 100 है। दोनों को अगर हम तफरीक करेंगे तो कितना होगा 20 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को हम फीसद की शक्ल में जाहिर करना है। तो फीसद नुकसान हम मालूम करेंगे। तो फीसद नुकसान के लिए जो ज़ाबिता है नुकसान बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो यहाँ पर कीमत ख़रीद यहाँ पर कितनी है टी शर्ट की 120 रुपये है। नुकसान कितना हो रहा है 20 रुपयों का ज़रब 100। तो यहाँ पर ऊपर का एक सिफर नीचे का एक सिफर हम कट करेंगे, 4 3 12 और ये 4 25 100। तो कितना हो रहा है ये 25 2 50/3। तो 50 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो 3 1 3 2 बचेंगे, सिफर उतार लेंगे, 3 6 18 2 बचेंगे। तो ये कितना होगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ये क्या है नुकसान, फीसद नुकसान यहाँ पर कितना है 16 सही 2/3 है। तो इस तरह से हम फीसद की शक्ल में नुकसान को जाहिर कर सकते हैं, फीसद नुकसान को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब और एक मिसाल यहाँ पर इसी से फीसद नफ़ा और नुकसान से जुड़ी मिसाल एक देखेंगे हम। यहाँ पर एक फूलदान की कीमत यहाँ पर 120 रुपये है। अगर दुकानदार इसको 10% नुकसान पर बेचता है तो कीमत फ़रोख्त बताइए। तो यहाँ पर हमें एक फूलदान की कीमत यानी ये कीमत ख़रीद दिया गया है, नुकसान का फीसद दिया गया है। तो कीमत फ़रोख्त एसपी हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो फूलदान दिया गया, हम सबसे पहले लिखेंगे। तो फूलदान की जो कीमत ख़रीद है कितने रुपये है 120 रुपये है। नुकसान का फीसद, नुकसान दिया गया है कितने फीसद है यहाँ पर नुकसान 10%। अब हमें नुकसान की जो रकम है, नुकसान की रकम हमें मालूम करना है। तो नुकसान कितने 120 रुपयों का 10% नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 120 रुपयों का 10% नुकसान यानी 120 ज़रब 10/100। तो यहाँ पर ऊपर के 2 सिफर और नीचे के 2 सिफर अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है 12। तो 120 का 10% कितने रुपये होगा 12 रुपये, यानी नुकसान यहाँ पर कितना हो रहा है
12 रुपये हो रहा है। तो अब हमें क्या मालूम करना है? कीमत फरोख्त मालूम करना है, फूलदान की कीमत फरोख्त। तो कीमत फरोख्त को किस तरह से हम मालूम करेंगे? कीमत खरीद में से नुकसान को तफरीक करेंगे तो हमें कीमत फरोख्त मालूम हो जाएगी। जो कीमत खरीद थी फूलदान की कितने? 120 रुपये, उस पर 12 रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो 120 में से 12 तफरीक करने पर कितना बचेगा? 108। तो 108 रुपयों में वो फूलदान बेचा गया, तो उसकी जो कीमत फरोख्त है 108 रुपये। ठीक है, तो चलिए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक खिलौना कार की कीमत फरोख्त, ये सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी गई है, कितने हैं? 540 रुपये। अगर दुकानदार इसको 20% इस पर 20% नफा कमाता है तो खिलौने की कीमत खरीद हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं, खिलौना कार की एसपी यानी कीमत फरोख्त कितने रुपये है? यहाँ पर 540 रुपये है। नफा कितने फीसद है? यहाँ पर 20% है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लेंगे अगर कीमत खरीद यानी सीपी 100 रुपये है, 100 रुपये हो तो नफा कितना होगा? 20 रुपये होगा, 20% के हिसाब से। तो 100 रुपये कीमत खरीद पर नफा यहाँ पर 20 रुपये होगा। तो इसकी जो एसपी होगी यानी कीमत फरोख्त कितनी होगी? यहाँ पर एसपी क्या होगी? कीमत फरोख्त, कीमत खरीद में हम नफा को जोड़ेंगे। तो कीमत खरीद में अगर हम नफा को जोड़ेंगे तो 120 रुपये यहाँ पर इसकी कीमत फरोख्त होगी। तो अब यहाँ पर कीमत फरोख्त 120 रुपये है, तो कीमत खरीद यहाँ पर कितनी है? 100 रुपये है। कीमत फरोख्त 120 रुपये है, तो कीमत खरीद यहाँ पर इस हिसाब से कितनी है? 100 रुपये है। तो हमारे पास कितने रुपए दी गई है? 540 रुपये दी गई है। तो कीमत खरीद हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको हम क्या लेंगे? यहाँ पर ये सीपी ज़रब 120 होगा और ये 540 ज़रब 100 होगा। तो क्वेश्चन मार्क को हमने क्या लिया? सीपी लिया। कीमत खरीद हमें मालूम करना है, तो ये सीपी को हम यहीं पर रखेंगे। ये 540 ज़रब 100 बटा 120 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऊपर का एक सिफर नीचे का एक सिफर कट करेंगे तो 6 2 12 6 9 54 और ये सिफर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 2 2 1 2 2 5 10। तो कितना बच रहा है? यहाँ पर ऊपर 90 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो 9 5 45 और ये सिफर यानी 450 रुपये उस खिलौना कार की कीमत खरीद होगी। तो नफा कितना है? वहां पर 20% है, तो उसकी कीमत खरीद यहाँ पर कितनी होगी? 450 रुपये होगी। तो इस तरह से ये इस सवाल का हल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला उन्वान है, उधार ली गई रकम का किराया या सादा सूद। चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे कई हालात आते हैं जहां पर हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, चाहे हम घर बना रहे हों या शादी कर रहे हों या कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उस दौरान हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे मौजूद नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? दूसरों से उधार लेते हैं, रकम को, पैसों को उधार लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं। तो उस उधार ली गई रकम को जब हम लौटाते हैं तो उस रकम का किराया अदा करते हैं, जिसे सादा सूद कहते हैं। तो इससे जुड़ी तमाम बातों को यहाँ पर हम समझेंगे। तो जो रकम हम उधार
लेते हैं या उधार ली गई रकम को असल जर या प्रिंसिपल कहते हैं। जो रकम बैंक से कर्जे के तौर पर ली जाती है उसको असल जर कहते हैं। उधार लेने वाला कुछ जायद रकम बैंक को अदा करता है, ये रकम सूद इंटरेस्ट कहलाती है। यानी जब बैंक को पैसे लौटाए जाते हैं तो उसके साथ जायद रकम, जो एक्स्ट्रा रकम जो हम बैंक को अदा करते हैं उसको सूद या इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, सूद आमतौर पर 1 साल के वक्फे के लिए फीसद की शक्ल में दिया जाता है। यानी सूद का जो हिसाब होता है वो 1 साल के वक्फे के लिए फीसद की शक्ल में दिया जाता है, जिसे शरह फीसद फी साल कहते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं। शरह फीसद फी साल, जैसे 10%, 5%, 20%, तो ये शरह फीसद फी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, उधार ली गई रकम का कुल वक्फा मुद्दत कहलाता है। यानी जितने वक्फे के लिए रकम उधार ली जाती है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, तो ये जो वक्फा है उसको क्या कहते हैं, मुद्दत या टाइम इसको कहा जाता है। मुद्दत खत्म होने के बाद वापस की जाने वाली रकम को कुल जर अमाउंट कहते हैं या कहलाते हैं। यानी मुद्दत के बाद में 2 साल के बाद में जब आप बैंक को कर्जा लौटा रहे हैं तो उसमें उसको क्या कहा जाता है, कुल जर कहते हैं या उसको रकम भी कहते हैं। वो उसमें क्या होता है, असल जर और सूद। यानी जो रकम आप उधार ले रहे हैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसे आप बैंक को लौटा रहे हैं, तो जो कुल रकम आप बैंक को लौटाते हैं उसको कुल जर या उसको रकम कहा जाता है। मान लीजिए कि 50,000 बैंक से उधार लिया गया था, तो 50,000 क्या होंगे, असल जर, और उसका जो सूद हो गया वो 10,000। 5 साल के बाद आप उस रकम को लौटा रहे हैं, तो कुल कितनी रकम लौटा रहे हैं, 60,000 आप लौटा रहे हैं, तो 60,000 क्या हो गई यहाँ पर कुल जर या उसको रकम कहा जाता है। तो चलिए अब इस पर मिसालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल दी गई है, 7% सूद की सालाना शरह पर 3,500 रुपये दिए गए 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ये 7% जो है शरह फीसद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी तरह से जो रकम उधार ली जा रही है यानी असल जर यहाँ पर 3,500 है और मुद्दत 2 साल है, तो हमें सूद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं। तो यहाँ पर जो उधार ली गई रकम यानी असल जर यहाँ पर दिया गया है, असल जर यानी P कितना है, 3,500 रुपये। इसी तरह से जो सूद की शरह यहाँ पर दी गई है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है, और इसी तरह से जो मुद्दत यानी टाइम 2 साल। तो क्या मालूम करना है, सूद मालूम करना है। तो सूद मालूम करने का जो ज़ाबिता है, असल जर ज़रब शरह सूद ज़रब मुद्दत बटा 100, यानी PRT बटा 100, जहाँ पर P असल जर है, R शरह सूद है, और इसी तरह से T यानी मुद्दत बटा 100। तो असल जर यहाँ पर कितना है, 3,500 रुपये, और शरह सूद यहाँ पर 7% है, मुद्दत 2 साल है, बटा 100। तो ऊपर के 2 सिफर नीचे के 2 सिफर हम कट करेंगे, कैंसिल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 35 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो 35 2 70 ज़रब 7। आसानी के लिए हमने 35 को 2 से ज़रब किया, तो 35 2 70 ज़रब 7, तो 7 7 कितना होगा, 7 7 49, यानी 490 रुपये यहाँ पर क्या है, सूद है। तो चलिए अगली मिसाल को हल करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, अगर मनोहर 4,500 रुपये 2 साल के लिए 750 सूद अदा करता है तो शरह सूद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर असल जर दिया गया है, मुद्दत दी गई है, और सूद की रकम दी गई है। हमें सूद की जो शरह है उसको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं। क्या क्या दिया गया यहाँ पर, असल जर
यानी P दिया गया है कितना है 4500 रुपये। और इसी तरह से क्या दिया गया है, मुद्दत कितना है यहाँ पर, मुद्दत 2 साल है। और सूद यानी इंटरेस्ट दिया गया है कितने रुपये है, 750 रुपये यहाँ पर सूद है। मालूम क्या करना है हमें, शरह सूद, सूद की शरह को मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर जो ज़ाबिता हमें सूद मालूम करने का क्या है, आय बराबर सूद मालूम करने का ज़ाबिता PRT बटा 100 है। तो अब हमें यहाँ पर R को मालूम करना है, तो ये 100 को हम इधर ले जाएंगे तो ये आय ज़रब 100 होगा और ये PRT। तो अब इसमें हमें R को मालूम करना है, तो ये आय ज़रब 100 बटा PT। तो इस तरह से ये शरह सूद मालूम करने का ज़ाबिता हो गया। तो सूद की शरह मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, आय ज़रब 100 बटे PT। तो यहाँ पर सूद कितना है 750 रुपये ज़रब 100 बटा असल ज़र यहाँ पर 4500 और मुद्दत जो है 2 साल। तो ऊपर के 2 सिफर, नीचे के 2 सिफर और ऊपर के 2 सिफर कट होंगे, तो यहाँ पर 750 बच रहा है और यहाँ पर 2 है, 2 से इसको हम कट करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 1 बचेगा, 2 7 14 1 बचेंगे, 2 5 10 यानी 375 बटे 45। तो ये 5 से कट करेंगे हम, 5 9 45, 5 7 35 और ये 2 बचेंगे तो 5 5 25 यानी 75 बटे 9। अब ये 75 को अगर हम 9 से तकसीम करेंगे तो 9 7 63 9 8 72 3 बचेंगे, यानी 8 सही 3 बटा 9, 8 सही 3 बटा 9, 3 1 3 3 3 9 या 8 सही 1 बटा 3%। ये क्या है, सूद की शरह है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये सबक यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो इस सबक में हमने 2 मिक़दारों के मवाज़ने के जो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हमने निस्बत, तनासुब, अकाई तरीका और फ़ीसदी, ये मिक़दारों के मवाज़ने के तरीक़ों के मुतालिक तफ़सीलन इस सबक में पढ़ा। तो इस तरह से ये सबक के जो तमाम तसव्वुरात हैं, तमाम जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने इन 2 वीडियोज़ में मुकम्मिल किया है। तो इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाले जो अगले वीडियोज़ होंगे उसमें हम इस सबक में आने वाली मशकों को हल करेंगे। तो इस तरह से ये सबक का दूसरा पार्ट यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।